नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बाल मनोविज्ञान की हमारी इस मैराथन क्लास में, जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए अत्यधिक उपयोगी होगी। देखिए, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान मेंशन है, जो कि 10 नंबर का होगा, जिसके सिलेबस के अंदर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि और व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं वैयक्तिक भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श। आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो मैं पहले ही बताया था, 2 चीज़ आपके पास रहना चाहिए, एक तो सिलेबस, दूसरा उसका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। ये सेक्शन क्योंकि अभी अभी नया भी जुड़ा है, तो हमको पिछले साल का जो व्यापम सीजी टेट लिया है या सी टेट के एग्ज़ाम है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेबस वहीं से आया है। आज के इस वीडियो में हम पहले पार्ट में समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक वैयक्तिक भिन्नता, निर्देशन और परामर्श पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में बाकी बचे हुए पार्ट जो हैं मनोविज्ञान, बुद्धि और व्यक्तित्व पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए, हम लोग ना बिल्कुल कॉमन भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले मैं खुद नहीं पढ़ा, तो पहले मैं खुद समझने का प्रयास किया और उसके बाद फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ और कि इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो ये करीब करीब इसको तो पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत जगह से टेट की जो किताब है, CG, सी टेट, इंटरनेट, आपके कोचिंग सेंटर के मटेरियल सभी को पढ़ा, और जो मेरे को मेन चीज़ लगी उसको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। समावेशी शिक्षा, एक तो बेसिक समझिए, एक बालक होते हैं सामान्य बालक। सामान्य बालक मतलब जैसे सामान्य तरीके जो सोचते हैं, सामान्य तरीके से उनका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक होता है, शैक्षणिक होता है, जिनको हम बोलते हैं ना कि ये नॉर्मल बच्चे हैं, वो होते हैं सामान्य बालक। एक होते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक मतलब क्या होता है कि या तो वो शारीरिक रूप से उनको कोई दिक्कत है, या मानसिक रूप से थोड़ी बहुत दिक्कत है, सामाजिक रूप से हो सकता है दिक्कत हो। जैसे शारीरिक रूप से क्या हो सकता है वो दिव्यांग हो किसी भी प्रकार से। मानसिक रूप से क्या हो सकता है कि हो सकता है उनका मानसिक विकास उतना ना हुआ हो जितना बाकी बालकों का होता है। सामाजिक रूप से हो सकता है कि वो समाज की ऐसे वर्ग से आते हों जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, या वो शैक्षणिक रूप से, या सांवेगिक रूप से, या व्यवहारिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। जनरली हम बोलते हैं ना कि ये थोड़ा सा अलग है, वो कहलाते हैं विशिष्ट बालक। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि जनरली लोग क्या बोलते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट था कि जो ये विशिष्ट बालक है ना, मान लीजिए कोई दिव्यांग है तो उनको अलग पढ़ा दो, मतलब उनको सामान्य बच्चों के साथ मत पढ़ाओ, उनके लिए अलग स्कूल खोल दो, उनके लिए अलग कॉलेज खोल दो, उनके लिए अलग टाइप का सिलेबस लाओ। ये पहले का कॉन्सेप्ट था। अब ये जो समावेशी शिक्षा है ना, ये बोलती है कि यार सबको ना सामान्य कक्षा में एक टाइप का सिलेबस लाके, एक टाइप का करिकुलम लाके एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ाओ। सेम टीचर पढ़ाए, सब साथ में खेलें, मिलें। एक न तो हीन भावना आ जाती, कोई बच्चा अगर अलग पढ़ रहा है ना तो उसके मन में हीन भावना आ जाएगी। सामान्य बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे कि ये, मतलब सामान्य बच्चे भी उसको अलग नज़र से देखेंगे। इसीलिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, और ये सच्चाई भी है। जैसे हम लोग के साथ के भी बहुत सारे ऐसे साथ में पढ़े हम लोग के, और जैसे मान लीजिए वो चैलेंज थे किसी भी प्रकार से, दिव्यांग थे, वो साथ में पढ़े, साथ में हम लोग खेलते थे, हंसते थे, पढ़ते थे, एक ही सिलेबस पढ़ते थे, और वो अच्छे पद में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है वो अगर अलग पढ़ते तो एक हीन भावना आ जाती, या हम लोग उनको अलग मानते। तो ये समावेशी शिक्षा का मेन कॉन्सेप्ट है। अब बेसिक समझना, ये अगर आप समझ गए ना तो आप मेन सवाल तो बना लोगे। और इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षा में क्या होना चाहिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। कि अब स्कूल, मान लीजिए कोई ऐसा इमेजिन करिए कि किसी का मान लीजिए एक पैर से वो फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग है वो। अब अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा स्कूल का कि उनके लिए रैंप ना हो, तो वो फिर इस स्कूल में जा नहीं पाएगा, तो उसको दिक्कत आ जाएगी। अगर कोई आँखों से चैलेंज है तो अगर ब्रेल लिपि वाली व्यवस्था नहीं होगी तो वो नहीं पढ़ पाएगा साथ में। तो ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ, उनको एक तो व्यवस्था करो, दूसरा टीचर का भी एटीट्यूड होना चाहिए ना। टीचर नहीं चाहता पढ़ाना, टीचर कुछ उनको बोल दे रहा है, या उनको ज़्यादा कुछ सुना दे रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या उसको ध्यान नहीं दे रहा है ज़्यादा, तो भी दिक्कत है। मतलब टीचर भी सही हो, वो माहौल भी सही हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो, और साथ साथ क्या रहना चाहिए कि
कोई ना कोई काउंसलर आते रहे। अगली चीज़ है कि आप कोई विशिष्ट बालक है वो पहचानोगे कैसे। विशिष्ट ये तो समझ गए होगे आप, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांवेगिक और व्यवहारिक रूप से सामान्य बच्चों से वो अलग होगा। पहचान एक तो हम निरीक्षण करके, जैसे हम गए देख के भी समझ में आ जाता है। अब कोई मानसिक रूप से मान लीजिए विशिष्ट है तो हम जाके आईक्यू लेवल नाप सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं ना, मानसिक परीक्षण। एक उनके व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं, उससे भी जान सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो डॉक्टर का परीक्षण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का कान ठीक नहीं तो जब चेक करेंगे, ऐसे आप गाँव में जाएंगे ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको खुद भी नहीं पता रहता, तो चिकित्सकीय परीक्षण जरूरी है, या उनका साक्षात्कार करेंगे। इससे हम जान पाएंगे कि ये सामान्य बच्चा है कि नहीं। इनका प्रोसेस क्या है, मतलब समावेशी शिक्षा का अगर हम बात करें प्रोसेस क्या है। एक तो है कि सामान्यीकरण हो, मतलब कि ना जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं। सामान्य बच्चे मतलब जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल जो मान लीजिए सब प्रकार से नॉर्मल हैं, शारीरिक रूप से भी वैसे ही हैं, मानसिक रूप से भी। और एक विशिष्ट बच्चे हैं जो थोड़ा सा, इसीलिए उनको दिव्यांग बोलते हैं, कि एक चीज़ में भले उनकी कमी है लेकिन और किसी चीज़ में हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो उनको ना समान वातावरण में हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा वो संस्था रहित का मतलब होता है कि कई बार क्या एक कॉन्सेप्ट है कि यार उनके लिए अलग स्कूल खोल दो, जो दिव्यांग है उनको अलग पढ़ाओ, अलग बैठाओ, अलग रखो। एक ही स्कूल है तो अलग अलग क्लास में बैठाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। आवासीय उनके लिए खोल दो, मतलब उनके लिए साथ में वो बैठें, सभी बालकों की साथ में पढ़ाई हो और सामान्य बच्चों के साथ उनकी शिक्षा हो। इसी को बोलते हैं समावेशन। इसका उद्देश्य क्या क्या हो सकता है, ये सवाल आ सकता है ऑप्शन दे के। एक तो है कि आत्मनिर्भरता है, कि मैं इसीलिए आपको कहानी सुनाया कि मेरा दोस्त है, अब वो सबसे ज़्यादा पैकेज उसी का है अभी, तो वो आत्मनिर्भर हुआ ना, साथ में हम लोग के लिए साथ रहा, तो उसके अंदर आत्मविश्वास आया कि नहीं आया, उसके अंदर आत्मसम्मान भी आया कि मैं कर सकता हूँ, मैं सभी के बराबर हूँ, मैं सभी के जैसा हूँ। इसके अलावा जो असमर्थ बालक हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मुख्य धारा में जुड़ते हैं, मुख्य जो धारा का समाज है उससे जुड़ते हैं, तो वो अलग कट जाते हैं। इसके अलावा हमको ये पता लगता है किसकी क्या असमर्थता है, उसको हम दूर करने का प्रयास। मान लीजिए किसी का कान से कम सुनाई दे रहा है तो आप उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हो ना। आँख मान लीजिए धीरे धीरे कम हो रही रोशनी, आप उसका इलाज कर सकते हो, चश्मा लगा सकते हो। उनका आकलन सही तरीके से होगा, वास्तविक, और उनके बारे में जो भ्रांतियां हैं ना वो ख़त्म होंगी। कई भ्रांतियां होती हैं कि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो सब खत्म होगा। प्रकृति क्या है इसकी, कि एक साथ सभी की शिक्षा हो जिससे सब एक दूसरे को जाने समझें, ये प्रकृति है। ज़रूरत क्यों है, सब कोई सेम चीज़ है, समानता आए, एकीकरण आए, सम्मान आए, उनके अंदर हीन भावना ना आए। एक और प्रैक्टिकल पहलू कि खर्च कम हो। मान लीजिए अलग स्कूल बनेगा तो पूरी अलग व्यवस्था होगी तो खर्च ज़्यादा होगा ना सरकार का, तो खर्च कम होगा। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि टीचरों की भी जो अभिवृत्ति है ना, एटीट्यूड है, उसमें बदलाव होना चाहिए, वो प्रशिक्षित होना चाहिए। मतलब ज़रूरत क्या है, टीचर प्रशिक्षित हो। विशेष बच्चों को, आजकल जो बीएड होता है वो इनके लिए भी होता है कि विशेष रूप से जो बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण। आधारभूत ढांचा होना चाहिए और परामर्शदाता भी बीच बीच में आए जो प्रशिक्षित हों। समस्या क्या क्या हो सकती है, एक तो शिक्षण कौशल में, टीचर है उसके पास वो कौशल नहीं है। इसके अलावा विशिष्ट बालकों के प्रति निगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है ना, अभिवृत्ति, टीचर की भी, साथ के बच्चों की भी। पाठ्यक्रम में भी कभी कभी दिक्कत आती है कि आप ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जो सभी के लिए समान नहीं है, वो हो सकता है ना समझ पाएँ। अब किसी को आँख से दिक्कत है, अब ऐसा कोई पाठ्यक्रम है जिसमें पूरा देखने वाली ही चीज़ है, तो देख नहीं सकता, तो उसको दिक्कत आएगी ना। कोई फेल नहीं किया, तो पाठ्यक्रम ऐसा रहे जो सभी के लिए बराबर हो। और अधिगम में, सीखने में, समझने में समस्या आती है, वो भी इसकी समस्या है। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार, इससे आप ना और समझ पाओगे कि विशिष्ट बालक होते क्या हैं। एक होता है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। बौद्धिक दृष्टि मतलब बुद्धि से कौन कौन विशिष्ट बालक होंगे। एक तो होंगे प्रतिभाशाली बालक। और विशिष्ट ना यहाँ पे हम लोग ब्रॉड स्तर पे देख रहे हैं, मतलब विशिष्ट मतलब ऐसा नहीं कि जो कम बुद्धि है, भाई विशिष्ट ये भी तो हो सकता है। एक होते हैं सामान्य। अब सामान्य से बौद्धिक रूप से अलग, या तो आपकी कम बुद्धि हो,
या तो आप बहुत प्रतिभाशाली भी हो सकते हो, वो भी तो विशिष्टता है ना। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि विशिष्टता मतलब कि वो शारीरिक रूप से खराब ही होगा। खराब, सॉरी गलत शब्द है, मतलब शारीरिक रूप से उसको कोई दिक्कत है, वो दिव्यांग है, ये मत समझिए। बौद्धिक दृष्टि से कोई प्रतिभाशाली भी हो सकता है, कोई सृजनात्मक बालक भी हो सकता है जिसके अंदर सृजन क्षमता ज़्यादा हो, और मंदबुद्धि बालक भी हो सकता है। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक में एक शैक्षिक रूप से समृद्ध हो सकता है, एक पिछड़ा हो सकता है, एक है जिसके अंदर सीखने की योग्यता ही नहीं है, और एक हो सकता है जो संप्रेषण बाधित बालक हो सकता है, जिसको जो संप्रेषित ना कर सके। शारीरिक दृष्टि से एक है सांवेदिक रूप से बाधित, संवेदना नहीं है, एक गति बाधिक, और एक है बहुल बाधित। बहुल बाधित मतलब कई प्रकार से, गति मतलब गति नहीं कर पा रहा है। सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट किसको बोलेंगे? विशिष्ट मतलब दिमाग में ये बना लो कि वो सामान्य से अलग है। एक होते हैं सामान्य बालक, उससे अलग जो भी हैं वो विशिष्ट हैं। जैसे हमारे बीच ठापर है, उसको भी बोलते हैं तू हमारे जैसा नहीं है, तू विशेष है, तो वो विशिष्ट बालक हो गया। सामाजिक दृष्टि से एक तो सांवेगिक रूप से परेशान बालक, मतलब संवेदना सही नहीं है उसकी, संवेदना। एक असमायोजित बालक, एक है वंचित बालक, एक है समस्यात्मक बालक, एक है माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। तो ये सब अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो आप समझ गए कि कौन कौन से विशिष्ट बालक हो सकते हैं। अब एक होते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली की परिभाषा बताएं स्किनर और हैरीमैन की। 1% बालक जो सबसे अधिक बुद्धिमान है ना, वो कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक। मतलब 1% बालक जो सबसे अधिक बुद्धिमान है वो कहलाएंगे प्रतिभाशाली बालक। मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग कि 1% बालक ही सबसे प्रतिभाशाली होते हैं, वो कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक। स्किनर और हैरीमैन का है। अब प्रतिभाशाली भी कई प्रकार के होते हैं। ये जो IQ आप सुनते होंगे ना, तो देखिए एक होते हैं न्यून प्रतिभाशाली, कम प्रतिभा, जो 115 से 129 तक IQ होता है। फिर होते हैं मध्यम प्रतिभाशाली जो 130 से 144, उच्च प्रतिभाशाली 145 से 159, फिर होते हैं असाधारण प्रतिभाशाली 160 से 174, और प्रगाढ़ प्रतिभाशाली 175 से अधिक। आइंस्टीन टाइप के लोग होते हैं प्रगाढ़ प्रतिभाशाली। तो बस बेसिक पता रखना आप कि इस टाइप का डिजिट है, ठीक। तो ये प्रतिभाशाली का आपका टाइप हो गया। दूसरे बालक कौन से हैं? दूसरे बालक हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। धीमी गति से सीखना मतलब सामान्य चीज़, अपन बोलते हैं ना कि ट्यूबलाइट है क्या, चौक सही काम नहीं कर रहा है क्या। मतलब हमारे साथ भी ऐसे बच्चे थे, धीरे धीरे, मतलब वो तो मज़ा लेते थे, हम लोग थे सब साथ ही के। तो ऐसे बालक जो अपनी आयु के बालकों से कम सीख पाते हैं वो कहलाते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। फिर एक होते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक जो ना पीछे हो जाते। एक होता है सीख कम पाते हैं, मतलब सेम चीज़ मैं भी सुना वो भी सुने तो वो कम सीख पाए। पिछड़े बालक मतलब होता है कि जो पीछे हो गए, मतलब साथ में पढ़ रहे हैं, वो हो सकता है महीना 2 महीना पढ़े ही नहीं और पिछड़ गए। फिर अगला टाइप क्या होता है, ये जो अलग अलग टाइप दिया है ना सिलेबस में, उससे आ सकता है। एक होते हैं मानसिक रूप से मंद बालक, मतलब जो मानसिक योग्यता उनकी सामान्य बालकों से कम होती है। क्रो एंड क्रो 2 साइकोलॉजिस्ट थे, वो बोले कि IQ अगर आपका 70 से कम है तो आप मानसिक रूप से मंद हैं, ये वो बोले। उसके बाद फिर अगला है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित मतलब एक होता है दृष्टिहीन जो देख नहीं पा रहे हैं, एक है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित मतलब कम दिख रहा है। तो इसका है कि देखने की क्षमता 20/70 फीट होना चाहिए, 20/70 फीट, या दृष्टि क्षेत्र 20%, 20 डिग्री हो या उससे कम। ये है मतलब 70 में से 20 ही, वो जो 6/6 अपन बोलते हैं ना, तो ये 20/70 हो, या दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री हो या उससे कम हो। दृष्टिहीन मतलब होता है देखने की क्षमता 20/200 या उससे कम हो, तो आप दृष्टिहीन कहलाएंगे। फिर श्रवण बाधित, तो आपको पता है कि सुनने में असमर्थ हो। वाक मतलब समझते हो, वाक मतलब बोलना, तो आवाज़ से संबंधित है कि आप सही बोल नहीं पा रहे। अस्थि बाधित मतलब आपकी हड्डी में कोई दिक्कत है। अपवंचित वर्ग मतलब क्या कहलाएगा? अपवंचित वर्ग मतलब होता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी, घुमंतु, श्रमिक, ये अपवंचित होंगे।
और समस्यात्मक बालक मतलब क्लास में रहते हैं ना कि चोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदा आचरण कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं। जब समस्या वाले बालक जिनको टीचर गुस्साते हैं वो है समस्यात्मक बालक। फिर होता है अधिगम अक्षमता। अधिगम मतलब होता है सीखना। तो सीखने की क्षमता में अगर आपकी कमी है, आप कम लर्न अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहलाएंगे अधिगम अक्षम। ये शब्द जो है अधिगम अक्षमता, ये सैमुअल किर्क ने 1963 में दिया। अब ये सीधा सीधा ये आएगा, जैसे आप वो सुने होंगे ना तारे जमी पे, मूवी देखे होंगे, वही है इंक्लूज़न वाली, कि भाई साथ में बैठे, साथ में बच्चा बैठे और सीखे, वो कहलाता है मतलब क्या बोलेंगे आपका कि समावेशन हो। तो एक रोग है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने समझने अक्षरों को क्रमबद्ध करने संबंधी है, मतलब आप पढ़ समझ ये अक्षरों को एक साथ जमा नहीं पा रहे हैं तो आप डिसलेक्सिया होगा। फिर है डिस्ग्राफिया। डिस्प्राफिया ये मतलब ये लिखने संबंधी विकार, लिख नहीं पाते हैं वो। डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ से आप रिलेट कर देना। डिसकैलकुलिया कैलकुलेट से कर लेना कि गणितीय है। डिस्फेजिया मतलब बोलने से। डिस्प्रैक्सिया मतलब लेखन और चित्रांकन। डिसआर्थोग्राफिया मतलब वर्तनी। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब श्रवण। विजुअल परसेप्शन मतलब दृश्य मतलब देखने में। सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब इंद्रियों से संबंधित। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर मतलब संगठनात्मक पठन संबंधी। और अफेजिया मतलब भाषा अवबोध, मतलब भाषा आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये हम लोग PDF डाल देंगे, अच्छे से आप देख लेना। फिर ये आ सकता है दिव्यांगजन अधिकार विधेयक आया 2016 में। पहले जो विधेयक था वो था विकलांग व्यक्ति एक्ट 1995। इसको चेंज करके 2016 में हम लाए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक। पहले 7 अक्षमता की बात थी, 7 प्रकार के दिव्यांग होते थे, जो आपका ये वाला विधेयक था। क्या बोलेंगे, दिव्यांगजन अधिकार विधेयक। अब जो 2016 का विधेयक है उसमें 21 प्रकार की आपकी अक्षमता है। और क्या क्या है इसमें, तो 6 से 18 साल के जो भी दिव्यांग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले। गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन है वो 3% से बढ़ा के 4% हो गया। और 40% से अधिक अक्षमता है तो आपको दिव्यांग माना जाएगा। और फैक्चुअल सवाल क्या आ सकते हैं, 2015 में सुगम्य भारत अभियान आया। 2006 में विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति आई। राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। और UNCRPD मतलब संयुक्त राष्ट्र का ये कन्वेंशन है, उसको भारत 2007 में स्वीकार किया, दिव्यांगों से रिलेटेड है। तो ये हमारा हो गया समावेशी शिक्षा वाला पार्ट। अब देखते हैं हम लोग निर्देशन। निर्देशन मतलब होता है डायरेक्शन। निर्देशन मतलब समझ रहा है कि किसी को डायरेक्ट करना। जैसे निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया, ये बोला स्किनर। जोन्स के अनुसार निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, पथ प्रदर्शन करना, सहायता करने से अधिक है। ऐसा समझो डायरेक्टर होता है ना फिल्म में, तो वो क्या करता है, आपको डायरेक्ट करता है कि कैसे करना है, केवल वो बताता नहीं है, थोड़ा सा आपको हीरो हीरोइन को बताता है ये करना है वो करना है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन। जैसे आपका कोई मेंटर है वो आपको डायरेक्शन देता है ना, तो इसी को बोलते हैं निर्देशन, कि सही डायरेक्शन में आप चलो। जैसे मान लीजिए जामवंत हैं, वो हनुमान जी को डायरेक्शन दिए ना कि तुम्हारे अंदर तुम ये करो वो करो। तो व्यक्ति उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता और शक्तियों का ज्ञान कराना। जैसे जो टीचर हैं वो सही डायरेक्शन देते हैं ना, तुमको बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है। पहले तो आपको ज्ञान कराएंगे, मतलब देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले तो बताएंगे, फिर उसको विकसित करने में आपकी सहायता करेंगे। मतलब जैसे धोनी फिल्म आप देखे होगे, पहले फुटबॉल खेलते थे धोनी, उसके बाद उनके कोच बोले तुम क्रिकेट खेलो, फिर क्रिकेट का विकसित करने में वो सहायता दिए। फिर व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता देना, वो जो वातावरण है उसमें कैसे समायोजित करें, और व्यक्ति को अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने योग्य बनाना, मतलब व्यक्ति की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान वो खुद से कर सके। अब निर्देशन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन मतलब होता है छात्रों को व्यक्तिगत कठिनाइयों के समाधान में सहायता देना।
जैसे किसी का मान लीजिए व्यक्तिगत कठिनाई है किसी छात्र की, तो हम उसको क्या कर देंगे, व्यक्तिगत निर्देशन देंगे। उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना, वातावरण से सामंजस्य में सहायता देना, ये व्यक्तिगत निर्देशन हुआ। दूसरा किस में हम डायरेक्शन दे सकते हैं, वो होगा शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक मतलब कि पाठ्य विषय के चयन में सहायता करना, भावी योजना, ज्ञानार्जन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार से, मतलब आपके पढ़ाई लिखाई में कोई अगर आपकी सहायता कर रहा है ना, तो वो कहलाएगा एजुकेशनल डायरेक्शन। स्वास्थ्य में क्या होगा कि आपको बताएंगे स्वस्थ जीवन कैसे होता है, अच्छा स्वास्थ्य कैसे लगें, प्राथमिक उपचार कुछ हो गया तो क्या करेंगे, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हो गया। सामाजिक में क्या होगा, सामाजिक समायोजन कैसे बिठाएं, सामाजिक व्यवहार के बारे में, विद्यालय में कैसे सामाजिक जीवन जिएं, वो सामाजिक हो जाएगा। व्यक्तिगत निर्देशन मतलब आप सही व्यवसाय कैसे चुनो, सब कौन से व्यवसाय में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आपकी योग्यता और रुचि के अनुसार से आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, ये व्यवसायिक निर्देशन मतलब सिखाएंगे, निर्देशन है। किस किस तरीके से सिखाते हैं, उपकरण क्या क्या है, एक है आपका साक्षात्कार, प्रश्नावली, संचित अभिलेखों का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, वार्तालाप, पारिवारिक दशाओं का अध्ययन, पार्श्व चित्र, अनुगामी कार्यक्रम, ये सब तरीके हैं। मतलब कैसे किसी को हम सही तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, उससे इंटरव्यू लेके उससे पूछ सकते हैं उसके बारे में, उसकी रुचियों के बारे में। प्रश्नावली मतलब प्रश्न लिख के देंगे, जिसका जिधर रुझान होगा वो बता देगा। अभिलेख देख के देख सकते हैं, रिजल्ट, मार्कशीट। मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षण कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, उसके परिवार को देख सकते हैं, पार्श्व चित्र और अनुगामी कार्यक्रम। ज़रूरत क्यों है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। नगरीकरण बढ़ रहा है, संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही तो बच्चा अकेले हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता आ रही, जनसंख्या बढ़ रही, समायोजन की समस्या है, व्यक्तित्व विकास होता है इससे, संवेगात्मक समस्याएं हैं, पाठ्यक्रम चयन नहीं हो सकता, अवयवरोधन की समस्या है, अनुशासनहीनता है, विद्यालय में समायोजन की समस्या है। मतलब ये नॉर्मल चीज़ है कि भाई जो अभी समस्याएं हैं उसके कारण समायोजन चाहिए। अगली चीज़ है, सॉरी, उसके लिए आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, निर्देश देना पड़ेगा, ठीक। उसी से रिलेटेड एक और शब्द है जिसको बोलते हैं परामर्श। हॉस्टल वार्डन बनोगे तो भी परामर्श देना पड़ेगा, निर्देशन देना पड़ेगा। परामर्श मतलब है कि किसी को सलाह देना, जैसे हम लोग सलाह देते हैं ना, तो परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष संपर्क की वह कड़ी है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता देना है। मतलब परामर्श समझ रहे, सीधा सीधा कि मैं आपसे परामर्श लेने, मान लो आप मेरे से परामर्श लेने आए तो मैं आपसे पूछूंगा, साथ में बैठूंगा, आपके व्यवहार को समझूंगा, फिर आपके लिए जो अच्छा रहेगा वो मैं आपको सलाह दूंगा, वो कहलाता है परामर्श। तो रोजर्स ये लंबी चौड़ी परिभाषा बताया। स्ट्रेंग बोला कि परामर्श का उद्देश्य आत्मपरिचय या आत्मबोध कराना है। मैं आपको परामर्श दे के आपको आत्मबोध करा दूंगा। इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, एक तो नैदानिक। नैदानिक मतलब इसमें साधारण कार्य संबंधी असमायोजन का निदान और उपचार। मतलब आप कुछ भी लेके आए, मैं आपको उसका निदान बता दिया कि आप बोले कि भैया प्री के लिए कैसे पढूं, मैं बोल दिया ऐसे ऐसे पढूं। एक है मनोवैज्ञानिक, इसमें मैं आपके मानसिक स्थिति को समझूंगा, आपकी समस्याओं को समझूंगा, उसके आधार पे आपको निराकरण दूंगा। शैक्षणिक मतलब जो विद्यार्थी हैं उनको कोई असफलता हो गई, अभी NEP लागू हुआ तो पाठ्यक्रम चयन क्या करें, कौन सा साइंस लें, आर्ट्स लें, ऐसा परामर्श दिए तो शैक्षणिक हो गया। सामाजिक मतलब सामाजिक कुशलताओं का विकास करने के लिए वो सामाजिक हो गया। और व्यावसायिक मतलब व्यवसाय अगर आपको चयन करना है तो व्यावसायिक हो गया। क्यों ज़रूरत है, ये भी नॉर्मल चीज़ है कि वर्तमान समस्याओं को हल करती है, विशेष योग्यता और उचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने में सहायता, छात्र अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, सामाजिक और संवेगात्मक दायित्व निभा पाते हैं। तो ये आपका परामर्श हो गया। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, बस इसका मतलब समझना। ये तो क्योंकि सिलेबस में है, मैक्सिमम जगह मिलता नहीं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा खोज के बता दिया। बाकी नॉर्मल चीज़ है। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा वही है, बाहर था मैं, डिजिटल बोर्ड अच्छे से नहीं चल रहा था, तो मैं बोला चलो इसी में बना देते हैं, क्योंकि बोला था अब एग्ज़ाम भी आने वाला है। एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग बुद्धि के बारे में, आपके मनोविज्ञान के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, वो जो फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे।
ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एक फिर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप लोग बोलोगे ना तो एक लाइव सेशन ले लेंगे दोनों को मर्ज करके। कई लोग को आदत है ना कि भैया छोटे से दिख रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर डिजिटल बोर्ड में पढ़ लेंगे वो एक साथ कंपाइल करके। अभी क्योंकि एग्ज़ाम पास है तो मैं बोला पहले तो इसी में बता देता हूँ। ये PDF मिल जाएगा, और जो भी आपकी डाउट हैं और कुछ भी आप जो भी चाहते हैं वो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे समाधान करने का। आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।